नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। देखिए दोस्तों, बंदरगाह की दो श्रेणियां मानी गई हैं, छोटे बंदरगाह और बड़े बंदरगाह। तो छोटे बंदरगाह हैं ये राज्य सरकार के अंतर्गत है, और जो बड़े बंदरगाह हैं वो संघ सूची का विषय है, इसलिए वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। अर्थात छोटे बंदरगाहों का रख रखाव राज्य सरकार करती है, जबकि बड़े बंदरगाहों का रख रखाव है वो केंद्र सरकार करती है। तो दोस्तों, भारत में बंदरगाहों की दो श्रेणियां हैं। एक तो कौन से बंदरगाह हो गए? छोटे बंदरगाह, और दूसरे हो गए बड़े बंदरगाह। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है, जबकि छोटे बंदरगाह लगभग 200 हैं। परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो है बड़े बंदरगाह। अब ये जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, इन 13 बड़े बंदरगाहों में याद रखिएगा 12 बंदरगाह मुख्य भूमि पर हैं। अर्थात भारत के कितने बड़े बंदरगाह मुख्य भूमि पर हैं? तो 12। एक बंदरगाह जो है वो मुख्य भूमि पर नहीं है, और वो कौन सा है? तो वो बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, और जो अंडमान निकोबार के अंतर्गत पड़ता है। तो एक बंदरगाह जो मुख्य भूमि पर नहीं है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो मुख्य भूमि पर कितने बंदरगाह हैं? तो 12 बंदरगाह। कौन से बड़े बंदरगाह कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का है। इसलिए कौन कानून बनाएगा या रख रखाव कौन करेगा? तो केंद्र सरकार। अब बात करें कि ये जो बंदरगाह है, वैसे विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत ये जो बंदरगाह है, इन बंदरगाहों को अगर हम देखें कौन सा बंदरगाह कौन से तट पर है, क्योंकि कई बार इन बंदरगाहों से सीधा प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में जमाओ, या पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में जमाओ, या कौन सा बंदरगाह कौन से तट पर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें याद रखने के लिए हम विशेष तौर पर यहाँ पर समझेंगे इन्हें, और परीक्षा के लिए यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन है वो सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इधर वाला तट की बात करें तो ये है पश्चिमी तट, और इधर वाला तट है इसको मतलब पूर्वी तट। यहाँ महानदी का जो डेल्टा है, यहाँ से कन्याकुमारी तक का जो एरिया है, इसको पूर्वी तट बोला जाता है। फिर यहाँ से कृष्णा नदी जो निकलती है, इस कृष्णा नदी यानी महानदी से कृष्णा नदी तक ये वाला पार्ट कहलाता है उत्तरी सरकार तट, और फिर कृष्णा से कन्याकुमारी तक इधर वाला ये पार्ट कहलाता है कोरोमंडल तट। उसी तरह जिस तरह से इधर वाला ये पार्ट कहलाता है कोंकण तट, और मालाबार तट, और ऊपर वाला कहलाता है कोंकण तट। तो इधर भी कितने बंदरगाह हैं? 6 हैं पूर्वी तट पर, और पश्चिमी तट पर भी कितने हैं? 6 हैं। तो 6 और 6 12, और एक है वो कहाँ पड़ेगा? आपका अंडमान निकोबार के अंतर्गत पड़ेगा। इसलिए हम कहें कि जो सबसे पहले हम बात करें पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह की, तो पहला बंदरगाह जिसकी हम बात करें यहाँ, पहला है कांडला। कांडला बंदरगाह ये गुजरात के अंतर्गत है, और कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। इसे कहा जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, जहाज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन ज्वार के जल के साथ में ये जहाज यहाँ आते हैं और बाठी के जल के साथ वापस चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, सीधे जहाज कांडला तक नहीं जा सकते, इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह की श्रेणी में रखा है। इसे व्यापार मुक्त बंदरगाह घोषित किया है। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। ज़्यादातर चीज़ों का हम यहाँ से आयात ही करते हैं। कौन से बंदरगाह से? तो कांडला से। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, विभाजन से पहले कराची भारत का और ये मुंबई दोनों प्रमुख बंदरगाह थे विभाजन से पहले। विभाजन के बाद कराची पाकिस्तान चला गया तो मुंबई बंदरगाह पर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया। इसी की क्षतिपूर्ति के लिए ये कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, एक आयातक बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह है, व्यापार मुक्त बंदरगाह है, और इस बंदरगाह को व्यापार मुक्त घोषित किया हुआ है। और ये जो बंदरगाह है कांडला, जिसका नाम बदल के कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। दोस्तों याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ही है, और मुंबई बंदरगाह जो है एक द्वीप पर बसा हुआ है। यानी मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? मुंबई शहर तो सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सालसेट द्वीप पर कौन बसा है? मुंबई बसा है। यहाँ पास में सालसेट है, एक और द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा। सालसेट एलिफेंटा ये पास में पड़ते हैं।
तो ये जो मुंबई है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये जो मुंबई है ये सर्वाधिक आयात निर्यात के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक ये जो बंदरगाह है यात्री ढोने के लिए भी जाना जाता है। यानी सबसे ज़्यादा लोग जो तीर्थ यात्रा वगैरह या विदेश यात्रा करते हैं, कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? तो मुंबई है। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके नेक्स्ट बात करें तो फिर अगला बंदरगाह जिसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ वो है नाहवा सेवा। अगला बंदरगाह जिसको नाम दिया है नाहवा सेवा। याद रखिए दोस्तों, नाहवा सेवा बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह के पास में ही है, और मुंबई बंदरगाह का ये कहें कि वर्कलोड के लिए इसको भी विकसित किया गया है। नाहवा सेवा भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कहलाता है। ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह के तौर पर जाना जाता है नाहवा सेवा। इसका नाम बदल दिया है इसे पंडित जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह के नाम से वर्तमान में जानते हैं। कौन से बंदरगाह को? नाहवा सेवा। अगला बंदरगाह फिर है मारमा गोवा, और मारमा गोवा बंदरगाह पड़ता है गोवा में। मारमा गोवा कहाँ है? तो गोवा में पड़ता है ये मारमा गोवा। याद रखिए मारमा गोवा बंदरगाह जुआरी नदी के पास में है। यहाँ दो नदियाँ हैं, एक मांडवी और दूसरी है जुआरी। मांडवी केरल, ये कहें कि गोवा की सबसे लंबी नदी है मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन मांडवी नदी के पास एक और नदी है जिसका नाम है जुआरी, और इसी नदी के पास में ये बंदरगाह है जिसको नाम दिया है मारमा गोवा बंदरगाह। याद रखना दोस्तों, पहले इस बंदरगाह से एक कर्नाटक की कंद्रेमुख खान का लोहा यहाँ आता था, और इस बंदरगाह से यानी ये कहें कि भारत का लगभग 50% लोहे का क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था इस मारमा गोवा बंदरगाह से। इसीलिए इसे नाम दिया गया भारत का लौह अयस्क बंदरगाह। तो लौह अयस्क बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध? तो मारमा गोवा। यहाँ लोहा कौन सी खान से आता है? तो कर्नाटक की कंद्रेमुख खान का लोहा मारमा गोवा को आता है। इसके नेक्स्ट बात करें, यहाँ एक कांडला हुआ, दूसरा मुंबई हो गया, तीसरा नाहवा सेवा हो गया, चौथा मारमा गोवा हो गया। इसके नेक्स्ट बात करें तो अगला है न्यू मंगलुरु। सामान्य दोस्तों कर्नाटक में है, सिर्फ ये याद रखना है। और लास्ट फिर इधर वाले तट पर अगला है वो कौन है? कोच्चि। अरब सागर की रानी कौन? कोच्चि है। भारत का शिपयार्ड बनाने का सबसे बड़ा कारखाना भी कोच्चि है, याद रखिएगा। और जो ये कहें कि जो जहाज हिंद महासागर से गुजरते हैं या दक्षिणी पूर्वी एशिया की ओर जाते हैं वो यहाँ स्टॉपेज करते हैं, पेट्रोलियम वगैरह खरीदते हैं। इस बंदरगाह से भारत सरकार को विदेशी आय की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि ये बंदरगाह यहाँ स्टॉपेज करते हैं या पेट्रोलियम वगैरह लेते हैं, तो भारत सरकार को विदेशी आय की प्राप्ति होती है। कौन से बंदरगाह से? कोच्चि। भारत का शिपयार्ड बनाने का सबसे बड़ा कारखाना भी कोच्चि है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। अगर हम लोग बात करें पश्चिमी तट में सबसे दक्षिण में बड़ा बंदरगाह कोच्चि है, और उत्तर में कांडला। अब बात करें पश्चिमी तट के बंदरगाह जो है 6 बड़े, इनको उत्तर से जमाएं तो पहला कांडला, मुंबई, फिर आएगा नाहवा सेवा, फिर आएगा मारमा गोवा, फिर आएगा न्यू मंगलुरु, और लास्ट में कौन आएगा? कोच्चि। दक्षिण से चले तो कोच्चि, न्यू मंगलुरु, फिर मारमा गोवा, फिर नाहवा सेवा, फिर मुंबई और फिर कांडला। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट पर 6 बड़े बंदरगाह कौन कौन है? तो सबसे पहले ये वाला याद रखना है आपको, तूतीकोरन। भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का ध्यान रखना, सबसे बड़ा तो कौन हो गया? सबसे बड़ा मुंबई प्राकृतिक में, कृत्रिम में बड़ा इसका पड़ोसी नाहवा सेवा। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो तूतीकोरन है। कौन है? तूतीकोरन। इसके अलावा दोस्तों एक और मिलेगा यहाँ पर एनोर। ये एनोर बंदरगाह यहाँ ज़्यादातर काम कंप्यूटर से ही किए जाते हैं, इसीलिए एनोर बंदरगाह को भारत का कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह है जिससे सारे कार्य कंप्यूटर से होते हैं? एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है, और ये जो एनोर बंदरगाह है इसे कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करें इधर, तो अगला कौन है? चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम
कृत्रिम बंदरगाह कौन है? सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई, और सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह कौन हुआ? तूतीकोरन। लेकिन सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, लेकिन सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन हो गया? नावा सेवा। इसके अलावा दोस्तों और आगे चलते हैं तो फिर आ जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन सा जिला? कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी विशाखापट्टनम को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो चक्रीय लहरें हैं या चक्रवात वगैरह हैं, उनको ये रोकती है यहाँ एक पहाड़ी, और उस पहाड़ी का नाम याद रखना है। पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन हिल्स। पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन हिल्स। डॉल्फिन हिल्स नामक पहाड़ी कौन से बंदरगाह की रक्षा करती है? तो विशाखापट्टनम। इसके नेक्स्ट बात करें तो अगला है पारादीप, और ये पारादीप जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, और इससे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ में विशेष व्यापार किया जाता है। और इसके नेक्स्ट बात करें तो फिर अगला है वो कौन हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता एक नदी के पास वाला बंदरगाह है, ध्यान रखना, कोलकाता तट पर नहीं है। कोलकाता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर है। ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये हुगली के पास में है, जो गंगा की धारा बनती है फरका नामक जगह से। इस कोलकाता बंदरगाह का कार्यभार कम करने के लिए इसके पास एक और बंदरगाह विकसित किया गया है, और इसको नाम दिया है हल्दिया। तो याद रखिएगा, हल्दिया बंदरगाह का संबंध भी कहाँ से है? कोलकाता से। हल्दिया छोटा बंदरगाह है, लेकिन वर्कलोड किसका कम कर रहा है? तो कोलकाता वाले का। तो इधर बात करें 6 कौन कौन है? कोलकाता 1, पारादीप 2, विशाखापट्टनम 3, चेन्नई 4, एनोर 5 और तूतीकोरन 6। अब बच गया दोस्तों कौन? पोर्ट ब्लेयर। तो ये अंडमान निकोबार जो है, इस अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, और ये मध्य अंडमान के अंतर्गत ये द्वीप ये कई राजधानी पड़ती है। जबकि उत्तरी अंडमान में कौन सी चोटी है? सैंडल पेक है, और चंदन के वनों की क्या है वहाँ प्रधानता मानी जाती है। तो भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं, मुख्य भूमि पर 12 हैं, एक मुख्य भूमि पर नहीं है, वो पोर्ट ब्लेयर है। पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह हैं। पूर्वी तट पर सबसे उत्तर में कोलकाता है, सबसे दक्षिण में तूतीकोरन है, पश्चिमी तट पर सबसे उत्तर में आपका कांडला है, और सबसे दक्षिण में बड़ा में कौन है? तो कोची बंदरगाह है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।